आई एम अक्षय जराड़े सर, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो हमारा स्पेशली थोड़ा सा अलग है, ठीक है, हटके है। ओके, आज का टॉपिक है हमारा वायरसेस के ऊपर। देखो, पिछले 1.5-2 साल से हम कोरोना से जूझ रहे हैं, ठीक है। शुरुआत उसकी चाइना से हो रही थी, ठीक है। ये नोवेल कोरोना जो वायरस है, जो चीन के वुहान शहर में मिला था, ओके, वहां से फैल के आज पूरी दुनिया में फैल गया है। आज हम जानेंगे कि वायरसेस एक्चुअली होते क्या है, किस तरीके से कोरोना ने पूरे दुनिया में जो हाहाकार मचा के रखा है, जिसके वजह से फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, अब थर्ड वेव आने वाली है। ओके, उसके बारे में भी जानेंगे। साथ में जो वैक्सीन्स बनी है, अभी देखिए बहुत जन अफवाह फैला रहे हैं, यूट्यूब में भी इतनी अफवाह है कि वैक्सीन किस तरीके से काम करती है। तो कोई बोलता है ये वैक्सीन अच्छी है, कोई बोलता है वो वैक्सीन अच्छी है, ठीक है। इफिशिएंसी के ऊपर सवाल उठाया जाता है। तो वो सब आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, आसान शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बड़े ध्यान से पहले देखिए कि एक्चुअली वायरसेस होते क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? वायरसेस। ओके, ठीक है। तो देखते हैं वायरस के बारे में कि एक्चुअली जो वायरस है वो होते क्या है। वायरस है ऐसी फैमिली है जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों तरह के से वायरसेस बनते हैं। ओके, एक्चुअली जो वायरस है वो डेड ऑर्गेनिज्म रहता है। मतलब क्या? अगर मान लीजिए, ये देखिए, मैं आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ वायरस का, ठीक है। सपोज ये सर्कुलर शेप है वायरस का, इसके अंदर डीएनए रहेगा या फिर आरएनए रहेगा। मोस्ट ऑफ आरएनए वायरसेस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको न्यूक्लिक एसिड वगैरह जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है वो उसके अंदर मिल जाएंगे। लेकिन इसकी खास बात क्या रहती है? तो स्टूडेंट्स, इसकी खास बात ये रहती है कि इसके ऊपर रहता है एक ऐसा फुलझड़ी जैसा स्ट्रक्चर, आपको दिखता होगा, ठीक है। देखो, इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है। ओके, तो इसे क्या कहते हैं? तो ये होता है एक्चुअली आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन, जिसे हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइक प्रोटीन। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है वायरस के लिए। अगर वायरस को जिंदा होना है, देखिए, ये वायरस पहले तो डेड सेल रहती है। ओके, ये बाहर जितने भी आपको वायरसेस मिलेंगे वो खुद कभी एक्टिव नहीं होते जब तक उससे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता है। जब भी वायरस आपके बॉडी के अंदर जाता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? स्पाइक प्रोटीन के थ्रू आपके बॉडी के सेल में पेनिट्रेट करता है और हमारे सेल पे कब्जा करके वो अपना रिप्रोडक्शन सेल बढ़ाता है और बहुत से वायरसेस फैलाता है, ठीक है। अब इस बात को समझिए कि एक्चुअली करता कैसा है। देखिए, अब मान लीजिए ये वायरस है, वायरस का स्पाइक प्रोटीन है। अगर कोई भी लिविंग सेल, सपोज मान लीजिए ये है लिविंग सेल, ओके, ये क्या है? एक लिविंग सेल है, ठीक है। स्ट्रक्चर के ऊपर मत जाइए, सिर्फ ध्यान दीजिए कि सपोज ये एक लिविंग सेल है, इसका एक बाउंड्री है ये। तो क्या होगा? वायरस जब भी इस लिविंग सेल की ओर आएगा तो सबसे पहले इसके ऊपर के स्पाइक प्रोटीन क्या करते हैं? इस लिविंग सेल में छेद करके अंदर चले जाते हैं, ठीक है। मतलब ये जो वायरसेस का प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन, वो क्या करेगा? वो लिविंग सेल के अंदर जाके अपने आप को सेल के अंदर जमा देगा, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज ये स्पाइक प्रोटीन है, ओके, इसने लिविंग सेल के अंदर कब्जा कर दिया। अब लिविंग सेल के अंदर वायरस आ गया, लिविंग सेल के अंदर क्या आ गया? वायरस आ गया। उसके बाद वो क्या करेगा? उसके बाद एक बार लिविंग सेल के अंदर वायरस चले जाने के बाद वायरस सबसे पहले क्या करता है? सेल के अंदर की इंफॉर्मेशन को चुराता है। ओके, अपने बॉडी में जो सेल है उसके इंफॉर्मेशन को चुराने के बाद वो क्या करता है? उसके अंदर जो आरएनए और डीएनए, सपोज जो भी कुछ मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल, वो क्या करता है? तो स्टूडेंट्स, वो सबसे पहले रिप्रोडक्शन करना शुरू करता है। वो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन नहीं करता। वायरस टोटल 7 स्टेज में डिवाइड होता है। कितने स्टेज में? 7 स्टेज में, ठीक है। सबसे पहले बॉडी के सेल की वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेगा। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन को अच्छे से स्टडी करके जब वो एक्टिव होगा तो अपने आरएनए को क्या एक कमांड करेगा। वो कमांड कौन सी रहेंगी? कि मल्टीप्लीकेशन की। एक जैसे बहुत से वायरसेस को बनाते हैं, ठीक है, बहुत से सेल को बनाते हैं। बाद में यही जो वायरसेस की यहाँ पे सेल बनती है, खूब सारी सेल बनती है, ठीक है। तो ये सेल फिर सेल के बाहर निकल जाती है। मतलब ये जो वायरस की सेल है, जो वायरस बनेंगे नए सारे, वो सब लिविंग सेल से बाहर निकल के दूसरे सेल पे अटैक करते हैं, ठीक है। मतलब एक सेल में वायरस जाने के बाद वहां पे वो रिप्रोडक्शन करता है, मल्टीलर
सेलुलर डिवीजन करता है, ठीक है, मल्टी सेलुलर डिवीजन। उसके बाद वायरसेस वहां से बाहर निकलते हैं। मान लीजिए एक सेल में वायरस गया था, उसने 10 वायरसेस बना दिए, तो 10 वायरस बाहर निकलने के बाद 10 नए सेल को अटैक करेंगे, फिर 10 सेल में और ज्यादा 10-10 बना के वो हजारों सेल पे अटैक करेंगे। इस तरीके से देखे जाए तो वायरस करोड़ों में डिवाइड होता है। इसी तरीके से आप देखते होंगे कि वायरस बहुत तेजी से फैलता है। एक्चुअली फैलने के लिए उसे जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, हमारे भारत में जो कोरोना का वायरस मिला है, वो वायरस क्या है? वो वायरस भी स्पेशली स्पाइक प्रोटीन के ऊपर ही काम करता है, ठीक है। हमारे शरीर में रोज लाखों करोड़ों वायरस जाते हैं, लेकिन हर एक वायरस से हमें क्यों प्रॉब्लम नहीं होता? तो उसका रीजन है, कौन सा वायरस तभी सेल के अंदर जा सकता है जब उसका स्पाइक प्रोटीन बहुत ज्यादा क्या हो, स्ट्रांग हो, तभी वो उसके अंदर जा सकता है, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको एक थोड़ा सा समझाता हूं, ओके, 1 मिनट। देखिए, ये कोरोना का स्ट्रक्चर है, जिससे एन कोरोना, दैट इज नोवेल कोरोना कहते हैं, ओके। अब इसमें देखो स्टूडेंट्स, इसमें आप देखते होंगे कि स्ट्रक्चर किस तरीके से है। इसके बीच में जीनोमिक आरएनए रहता है। जीनोमिक आरएनए मतलब जिसमें उस वायरस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहेंगी कि उसे किस तरीके से काम करना है, ठीक है। फिलहाल ये डीएक्टिवेट स्टेट में है। इसके बाद यहां पे आपको दिखेगा न्यूक्लियोप्रोटीन, ओके, न्यूक्लियोप्रोटीन जो वायरस को कैरी करने के लिए, जब आगे वायरस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा एक्टिव होने के बाद, तब ये मदद करेगा। उसके बाद ये स्पाइक प्रोटीन, ओके, जो बाहर की लेयर में है, स्पाइक प्रोटीन यही पेनिट्रेशन के लिए काम करते हैं। किस तरीके से काम करता है? तो देखो, हर एक सेल में कोरोना जरूरी नहीं है कि एंटर हो, ओके, तो उसको एंटर करने के लिए सेल को पेनिट्रेट करना चाहिए, ठीक है। अब सेल तभी पेनिट्रेट होगी जब स्पाइक प्रोटीन एक्टिव होंगे, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, सभी देखो, मान लीजिए ये आपकी लिविंग सेल है, ये बोर्ड जो है, ये एक दीवार को पकड़ लीजिए, ये जो दीवार है ना, ये एक लिविंग सेल है, ठीक है। और ये जो कील दिख रही है आपको, ये कील है, समझो अपनी क्या बोलते हैं उसे, स्पाइक प्रोटीन। क्या बोलेंगे? स्पाइक प्रोटीन, ओके। अब देखो, मान लो मेरे पास पहला स्पाइक प्रोटीन है एक वायरस का, जिसका एरिया ये है, ये इसका पेनिट्रेशन पॉइंट है। अगर मान लो, अगर मैंने इस दीवार को ये कील लगाया, ओके, और जब मैं इसको पेनिट्रेट करने की कोशिश करूंगा, उसको मैं कितना भी मारूं, ये जल्दी अंदर जाएगा नहीं, नॉट पॉसिबल, बिकॉज इसका एरिया बहुत ज्यादा है। तो ये स्पाइक प्रोटीन इस सेल के अंदर जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है। अब मान लीजिए मेरे पास दूसरा एक वायरस है, लेकिन उसका स्पाइक प्रोटीन का एरिया लो है, वेरी लेस है, बहुत ज्यादा कम। अब मान लो अगर ये स्पाइक प्रोटीन का एरिया एकदम नैरो है, ये आपका लिविंग सेल है, अगर मैं इस कील को इसमें मारूं तो एक ही झटके में इसके अंदर चले जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? वायरस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई पार्ट रहता है तो वो कौन सा रहता है? तो स्टूडेंट्स, वो रहता है स्पाइक प्रोटीन। अगर स्पाइक प्रोटीन स्ट्रांग रहेगा तभी जाके कोरोना बॉडी के अंदर पेनिट्रेट हो सकता है, और तभी वो क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन करके नए नए सेल बना सकता है। इसी वजह से वैक्सीनेशन में आप देखते होंगे स्पाइक प्रोटीन का नाम बहुत बार आता है। देखिए, जब भी वायरस बॉडी के अंदर जाता है तो बॉडी क्या करती है, उसके रिस्पॉन्स में एक एंटीबॉडीज बनाती है। मतलब वो क्या करेंगी, वो एक हथियारलेस ऐसे सैन्य रहते हैं जो क्या करेंगे, आने वाले वायरस तो अपने लिए दुश्मन है ना बॉडी के लिए, तो दुश्मनों से लड़ने के लिए हमारी आर्मी काम करेंगी, उसी को हम एंटीबॉडी कहते हैं। अगर एंटीबॉडी के पास हथियार तो होने चाहिए। मान लीजिए अगर सामने वाला बंदूक लेके आ रहा है और आपके पास तलवार है, तो वो तलवार कुछ काम की नहीं है, वो आपको एक गोली से मार देगा। इसका मतलब क्या है, अगर दुश्मन नया है तो नए दुश्मन को मारने के लिए आपके पास हथियार भी नए होने चाहिए, अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। लेकिन बॉडी के पास इस वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अब रीजन क्या है? क्योंकि बॉडी के लिए ये वायरस न्यू है। अगर ये वायरस न्यू है तो बॉडी के जो एंटीबॉडी है इसको रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से आप देखते होंगे कि कोरोना बहुत तेजी से फैलता है और बॉडी उसे अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर सकती। इसको काउंटर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे आर्मी को हथियार देने पड़ेंगे ना। अगर हम हमारे आर्मी को हथियार देंगे तभी तो हमारी आर्मी स्ट्रांग होगी। तो हथियार क्या है हमारे बॉडी के लिए? तो हमारे बॉडी के लिए जो हथियार है वो है वैक्सीन। वैक्सीन में क्या रहता है? वैक्सीन में इस कोरोना से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन रहती है। अगर आपको आपके दुश्मन की कमजोरी पता चल गई तो आप दुश्मन को तभी पराजित कर सकते हो। ठीक है, आपको तो पता होगा। देखो, रावण को मारना इंपॉसिबल था। रावण की कमजोरी क्या थी, ये किसने बताया?
उसके भाई विभीषण ने बताया। जब विभीषण ने बताया तभी जाके रावण को मार सके ना राम। इसका मतलब क्या है, अगर कोरोना को मारना है तो कोरोना को मारने के लिए हमारे बॉडी को जरूरी है कि इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो इंफॉर्मेशन हमें देती है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है, इसी कोरोना का बहुत ज्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग से पढ़ाई करके, इस तरीके से पढ़ाई करके एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, और स्ट्रक्चर बना के बॉडी के लिए आईएमपी, बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी शरीर में भेजी जाती है। तो 3 टाइप्स के वैक्सीन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वैक्सीन क्यों जरूरी है। अब आपको समझेगा कि वैक्सीन किस तरीके से बनती है, ठीक है। वेट, ओके तो अब हम देखते हैं वैक्सीनेशन के बारे में, ठीक है। अब जितने भी वैक्सीन है उसके बारे में आपको मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। वैक्सीन क्या करती है, वैक्सीन सिर्फ हमारे बॉडी को इंफॉर्मेशन देती है कि वायरस से किस तरीके से लड़ना है। फिलहाल हमारे इंडिया में 3 टाइप्स के वैक्सीन प्रेजेंट है, और एक और है फाइजर मॉडर्ना जो अमेरिका में है। फिलहाल हमारे इंडिया में तो अभी तक आई नहीं, लेकिन हमारे इंडिया में स्पेशली जो वैक्सीन है वो कोवैक्सीन, कोविशील्ड एंड स्पुतनिक है। अब बहुत जन बोल रहे हैं कि इसकी इफिशियंसी ज्यादा है, उसकी कम है, ये इफेक्टिव है, वो कम है। आज आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बड़े ध्यान से इस चीज को समझिए। अब जो कोवैक्सीन बनी है, ठीक है, इसको बनाया भारत बायोटेक ने। अब ये जो कोवैक्सीन बनी है वो इंडिया की मेड इन इंडिया फर्स्ट वैक्सीन है, ओके। ये बनी है इनएक्टिव वायरसेस से, मतलब ये जो कोरोना था उसको डेथ वायरस में कन्वर्ट करके ये वैक्सीन को बनाया गया है, कोवैक्सीन को, ठीक है। इसके सेकंड डोज में टोटल टाइमिंग लगता है 28 टू 45 डेज के अंदर डोज लेने पड़ते हैं। और जो कोविशील्ड एंड स्पुतनिक 5 है, ठीक है, कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका एंड सीरम इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, और स्पुतनिक 5 जो रशिया की वैक्सीन है, ये दोनों भी वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। अब वायरल वेक्टर का मतलब क्या है, वायरल वेक्टर इस तरीके से इसमें एडिनो प्रोटीन का इस्तेमाल किया गया है। चिंपांजी से वेक्टर्स, चिंपांजी के पास जो प्रोटीन्स रहते हैं एडिनो प्रोटीन, उसका इस्तेमाल करके इस वैक्सीन को बनाया गया है। और जो आखिरी में एक वैक्सीन मैंने लिखा है फाइजर की और मॉडर्ना की, वो आरएनए बेस्ड वैक्सीन है, एमआरएनए बेस्ड। अब इन तीनों टाइप्स के, चारों टाइप्स के वैक्सीन में क्या अंतर होता है, ध्यान दीजिए। यहां पे जो कोविशील्ड वैक्सीन है, कोविशील्ड एंड स्पुतनिक, ये वायरल वेक्टर बेस्ड की वैक्सीन है। ये क्या करती है, ये जो आपका कोरोना वायरस है, ठीक है, ये कोरोना वायरस के जो स्पाइक प्रोटीन है ना, इसको ये पकड़ देती है, इसको बाइंड अप कर देती है, इसको लॉक कर देती है। मतलब ये वैक्सीन स्पेशली स्पाइक प्रोटीन के ऊपर अटैक करती है, और स्पाइक प्रोटीन के ऊपर अटैक करने की वजह से वायरस वैसे ही मर जाता है। अब इसका मैं एक एग्जांपल बताऊं। देखो मान लीजिए अगर आपके क्लास में कोई लड़का है, या आपके एरिया में कोई एक लड़का है, बहुत ज्यादा मस्ती कर रहा है, बहुत ज्यादा, जो भी आपस में आ रहा है उसको झपाझप झापड़ मार रहा है, ठीक है, और बहुत तंग कर रहा है सभी को। अगर उसको अगर आपको रोकना है तो 2 चीजें हैं, ठीक है। देखो मान लो अगर उसके 2 हाथ बांध दिए, दोनों पैर भी बांध दिए, तो वो क्या कर सकेगा, कुछ नहीं। और मुंह को भी पट्टी से बांध दिया, अब हो गया वो लॉक। ये हाथ और पैर क्या है, हाथ और पैर यही तो इंपॉर्टेंट है ना, यही तो स्पाइक प्रोटीन है, उसको लॉक कर दो, उसका काम खत्म, कोई जरूरत नहीं। ये दोनों लॉक कर दिया ना, वैसे मर जाएगा वायरस। तो ये क्या करती है, स्पेशली इसके स्पाइक पे, मतलब हाथों पे, पैरों पे अटैक करती थी, ठीक है। उसके बाद आरएनए वैक्सीन जो फाइजर मॉडर्ना की है, वो क्या करती, उसके अंदर जाके वायरस को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। लेकिन जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन एक डेड वायरस से बनी हुई वैक्सीन है। तो ये जब भी आपके बॉडी में एंटीबॉडी बनाती है, तो वो क्या करती है, सिर्फ एंटीडोट इसकी नहीं बनाती, स्पाइक प्रोटीन की नहीं बनाती। मतलब वो क्या करेगी, पूरे के पूरे स्पाइक प्रोटीन के साथ साथ अंदर जो न्यूक्लियो प्रोटीन है और उसके साथ साथ जो आरएनए है, उसके ऊपर भी ये क्या बनाएंगी, एंटीबॉडी बनाएंगी। इसीलिए आप देखते होंगे अभी एक डॉक्टर ने स्टडी किया था, ठीक है, तो उसने एक रिपोर्ट दिया कि कोविशील्ड ज्यादा बेहतर है कोवैक्सीन से, ठीक है। कोविशील्ड जो है कोवैक्सीन से बहुत ज्यादा बेहतर है। एक्चुअली वो गलत रिपोर्ट थी। एक्चुअली जो रिपोर्ट है उन्होंने जो बेस किया था वो किसके ऊपर किया था, 500 लोगों को उन्होंने टेस्ट किया, उसके भरोसे कहा। लेकिन उन्होंने क्या बोला, एंटीबॉडी जानता बनती है। वो एंटीबॉडी स्पेशली स्पाइक प्रोटीन के ऊपर ज्यादा काम करती है, वो स्पाइक प्रोटीन को पकड़ती है। लेकिन कोवैक्सीन का ऐसा नहीं है, कोवैक्सीन का रिजल्ट भी अच्छा है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या रहता है, आपको एक बात समझना है, ये जो वायरस है, वायरस हमेशा म्यूटेंट होता रहता है। अगर मान लीजिए उस आदमी के, किसी भी बच्चे के, मैंने दोनों हाथ दोनों पैर बांध दिए, ठीक है, जो ज्यादा मस्ती कर रहा था, अगर मान लो इसका म्यूटेशन हो और उसको तीसरा हाथ निकल के आए, थर्ड हाथ, तो तीसरा हाथ को मारने के लिए कैपेसिटी इसके पास नहीं रहेंगी, ठीक है।
पहले फेज में तो नहीं रहेंगी, तो ये क्या कर सकता है, ये फिर तीसरे हाथ से मस्ती कर सकता है। लेकिन अगर थर्ड हैंड निकलने के बाद, थर्ड स्पाइक प्रोटीन जनरेट होने के बाद, वायरस म्यूटेंट होने के बाद भी जो कोवैक्सीन है और ये फाइजर की वैक्सीन से वो क्या कर सकती है, वो सीधा वायरस के अंदर जाके उसको आरएनए को ही डिस्ट्रॉय कर देगी। इसका मतलब आप जब वैक्सीन को देखते होंगे तो आप ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि ये अच्छी है या ये अच्छी है। तीनों चारों वैक्सीन बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोविशील्ड भी बहुत है, कोविशील्ड की इफिशियंसी डे बाय डे बढ़ती है, एकदम से नहीं बढ़ती। जितना कोविशील्ड का डोज को आप लेट लोगे उतनी वो पावरफुल होते जाएंगी। इस वजह से देखते होंगे आप कोविशील्ड के डेज को 80 टू 90 डेज बना दिया गया है। कितना? 80 टू 90 डेज। ओके, और स्पुतनिक का देखिए। ओके, जो स्पुतनिक है, ठीक है, स्पुतनिक 5, ये भी वैक्सीन वायरल वेस्ट पे काम करती है, लेकिन इसमें दो अलग अलग टाइप के एडिनो प्रोटीन का इस्तेमाल किया गया है। इसका रिजल्ट 21 डेज में आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देंगी। और फाइजर की जो मॉडर्ना और फाइजर की जो वैक्सीन है वो भी 21 डेज टू 28 डेज के अंदर आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देंगी। देखो, सभी वैक्सीन सबसे बेस्ट रहती है, ठीक है। कोविशील्ड भी बेस्ट है, स्पुतनिक भी बेस्ट है एंड कोवैक्सीन भी बेस्ट है। आपका काम क्या है, जो वैक्सीन मिले उसे ले लो, कोई भी वैक्सीन हो, ऐसा मत सोचो। बहुत से लोग मुझे, मतलब जो पेरेंट्स है वो भी मुझे पूछते हैं कि सर हमने तो कोवैक्सीन लगा दी और हमको अब परमिशन भी नहीं, वो ऐसे बोल रहे कि कोई बाहर गांव जाने के लिए परमिशन है। बाहर गांव आपको सभी जगह परमिशन है, हाँ, अनदर कंट्रीज में जाने के लिए फिलहाल परमिशन इसलिए नहीं दिया है क्योंकि इसका जो फाइनल फेज 3 का जो ट्रायल है उसका रिजल्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ। WHO ने इसे अभी तक क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइजेशन नहीं दिया है। लेकिन बेस्ट वैक्सीन है, सभी वैक्सीन बहुत अच्छी है। कोविशील्ड भी देखिए, जैसे डे बढ़ते जाएंगे वो बहुत अच्छी इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। तो ज्यादातर आपको तीनों भी वैक्सीन में से जो भी वैक्सीन मिले वो जरूर लेना। देखिए, डे बाय डे ये जो वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है ये क्या करती है, खुद के अंदर मतलब एक ऐसा चेंज लाती है, ठीक है। डे बाय डे ये बहुत अच्छी इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। इसी वजह से जो भी वैक्सीन आपको मिले उसे जरूर ले। ऐसा ना समझे कि कोवैक्सीन लिया है तो हमें इम्यूनिटी नहीं मिलेंगी। कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो या स्पुतनिक हो, तीनों भी वैक्सीन की इफिशियंसी बहुत अच्छी है और 50% के अबव इफिशियंसी वाली वैक्सीन बहुत अच्छी रहती है। तो हमारा पहला प्रेफरेंस क्या है, हमारा पहला प्रेफरेंस है कि वैक्सीन अगर मिल रही है और हमारा नंबर अगर यहाँ पे लग रहा है तो जो भी वैक्सीन मिले उसे जरूर ले। कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो या स्पुतनिक हो। स्पुतनिक तो अभी तक मार्केट में इतना अवेलेबल है नहीं, लेकिन दोनों वैक्सीन बहुत थे, ठीक है। तो ये हो गया वैक्सीन के बारे में। अब हम थोड़ा सा समझेंगे थर्ड वेव के बारे में। जो कोरोना की थर्ड वेव है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। ओके, अब हम समझते हैं वेव्स के बारे में, ठीक है। कोरोना की फर्स्ट वेव आ गई थी, उसके बाद सेकंड वेव आई, अभी भी शुरू है, ठीक है। अब तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट कम हो रहा है, लेकिन आने वाले कुछ समय में कोरोना की थर्ड वेव भी आने वाली है। तो हम समझते हैं कि ये वेव्स आती क्यों है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है म्यूटेशन। देखो, वायरस जब रेप्लिकेट होते हैं, बहुत से वायरस जब बढ़ते हैं, उसका जब डिवीजन होता है तो क्या होता है, देखो, एक वायरस से दो वायरस बने तो पेरेंट सेल जैसे दोनों वायरस तो रहेंगे, लेकिन कभी कभी क्या रहता है, बहुत मिलियंस ऑफ रिप्रोडक्शन जब होता है तो जरूरी नहीं है कि पेरेंट सेल जैसी चाइल्ड सेल रहे, तो उसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है। यहां पे देखिए, सपोज एक्स नाम का आरएनए है, तो चाइल्ड सेल में दोनों एक्स के एक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद उससे निकलने वाले दो रिप्रोड्यूस होने वाले नए जो वेक्टर्स है, नए जो वायरस है, उसमें आप देखोगे यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, ये दोनों एक्स है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। जब भी किसी वायरस के अंदर थोड़ा सा चेंज होता है स्ट्रक्चर, सिर्फ थोड़ा सा, तो उसे कहते हैं म्यूटेशन होना। मतलब म्यूटेशन अलग अलग में हो सकता है, या तो न्यूक्लियोप्रोटीन में म्यूटेशन हो सकता है, या तो आरएनए में हो सकता है, या तो स्पाइक प्रोटीन में हो सकता है। इसी वजह से आप देखते होंगे कि इंडिया में जो एक म्यूटेशन मिला था उसे डेल्टा म्यूटेशन कहते हैं। वो डेल्टा म्यूटेशन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पाइक प्रोटीन थे और इसके वजह से इंडिया में बहुत खतरनाक ऐसी सेकंड वेव आई। इसके बाद भी थर्ड फोर्थ वेव, बहुत कुछ वेव आ सकती है। क्यों? क्योंकि जब ये कोरोना है तो कोरोना के जब मल्टीप्लिकेशन होंगे, रिप्रोडक्शन होंगे, तो उसमें चेंज होना तो लाजमी है। तो इस वजह से आप देखते होंगे कि अलग अलग वेरिएंट्स वायरस के मिलते हैं, अल्फा, बीटा, ठीक है, गामा, डेल्टा, ईटा, बहुत से वेरिएंट्स अभी प्रेजेंट है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पे आप देखते होंगे कि डेल्टा वेरिएंट ने बहुत ज्यादा दिक्कत दी इंडिया को, बहुत प्रॉब्लम दिया। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट भी आ गया है, ठीक है।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस सब से हमें बचना कैसे है। देखो, कोरोना की जो थर्ड लेयर है, थर्ड वेव जो आएंगी, वो बहुत खतरनाक हो सकती है। तो उससे बचने के लिए हमें अभी से प्रिकॉशन लेना जरूरी है, क्योंकि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए अभी कुछ कुछ करोड़ों में 1-1.5 करोड़ नियर अबाउट हमारे लोग पॉजिटिव हुए होंगे। चलो मान लीजिए कि 2 से 3 करोड़ लोग पॉजिटिव हो गए इंडिया में, ठीक है। फिर भी इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ के आसपास है। तो अभी भी बहुत पॉपुलेशन बाकी है कि जिसको कोरोना हो सकता है। इसके वजह से जरूरी है प्रिकॉशंस। तो देखिए, ये प्रिकॉशन हम कैसे ले सके उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ओके, तो थर्ड वेव से बचने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। अगर प्रिकॉशन लेंगे तभी हम थर्ड वेव को कंट्रोल कर पाएंगे। तो अब थोड़ी सी प्रिकॉशन के बारे में बात करते हैं। सेकंड वेव ने हमें सिखा दिया है कि प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वेव हमें 4 लाख केसेस पर डे देखने को मिल रही थी। बहुत कंडीशन खराब हुई थी हमारी सेकंड वेव में। तो हमें क्या करना है, देखिए, हम मास्क तो पहनते हैं, लेकिन मास्क पहनने के बाद बहुत लोगों को एक आदत है, वो क्या करते हैं कि मास्क पहनने के बाद 100 बार उसको हाथ लगाते रहते हैं। अगर आप देख लीजिए, मास्क को अगर आप हाथ लगाएंगे तो कोरोना एक तो टचिंग ऑब्जेक्ट से फैलता है। मतलब अगर कहीं पे कुछ वायरस, सपोज यहाँ पे कुछ वायरस पड़ा है, ठीक है, कोरोना का, अगर आपने यहाँ पे हाथ लगा दिया और मास्क पे हाथ लगा दिया तो क्या होगा, वो सीधा आपके शरीर में एंट्री मार सकता है। इस वजह से अगर आप मास्क लगा रहे हैं तो आपको सबसे जरूरी है कि मास्क लगाने के बाद बार बार मुंह पे हाथ नहीं लगाया जाए। दूसरी बात, जब भी आपको मास्क निकाल के बाद भी करना हो तो आप एक छोटी सी सैनिटाइजर की बोतल आपके पास जरूर रखें। सैनिटाइजर हाथ पे लगाने के बाद ही आप क्या करें, मास्क को नीचे कर सके, ठीक है। पब्लिक प्लेस में जाने से बचे, ज्यादा पब्लिक प्लेस में कहीं नहीं जाए। अब हम जब हॉस्पिटल भी जाते हैं, किसी भी क्लिनिक में, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हम देखते हैं वहां पे जो लोग हैं, प्रिकॉशन के नाम पे वहां पे कुछ भी प्रिकॉशन नहीं रखी जाती है। जिस तरीके से सिर्फ मास्क बांधने से प्रिकॉशन नहीं होंगी। हम जहां पे बैठते हैं वहां पे कोई दूसरा पेशेंट भी बैठता है, अगर सपोज मान लो उसे कोरोना है, ठीक है, और उसका हैंड कहीं बेंच पे लग गया, हम वहां पे बैठ गए, हमने भी हाथ लगा दिया, उसके बाद मुंह पे हाथ लगा दिया, तो सीधा वायरस ट्रैवल हो सकता है हमारे बॉडी के अंदर। तो जरूरी चीज क्या है, हमें यह भी जरूरी है कि अगर हम हॉस्पिटल या क्लिनिक जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। कहीं भी सामान घर से पे ला रहे हैं हम, तो सामान को अब जब अपन घर पे लाते हैं तो थोड़ा सा सेफली यूज करें तो अच्छा रहेगा। मतलब क्या, अगर कुछ पैकिंग वाले मटेरियल से तो जिसपे बहुत जैसा हाथ लग सकता है तो उसको हम बाहर ही फेंक दे, ठीक है। सामान अंदर हमारे घर के अंदर में बैग, क्या बोलते हैं उसे, डब्बा वगैरह में पैक करके हम रख सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे सब्जियां लाते हैं तो थोड़े गर्म पानी से भी धो लिया तो अच्छा रहेगा। उसके बाद नोट, ठीक है, हमारे मनी, पैसे, पैसे बहुत बड़ा कैरियर है कोरोना का। अब हमारे यहाँ के लोगों को बहुत गंदी आदत है, वो क्या करते हैं, जब भी पैसों को मोचते हैं तो क्या करते हैं, डायरेक्ट हमारे थूक से पैसे को मोचते हैं, ठीक है। अब मान लो मार्केट में गए, किसी ने थूक से पैसा नाप लिया, सपोज उस आदमी को कोरोना है, तो उसके वजह से वो जो वायरस है वो 100 नोटों पे जा सकता है, और नोट हर एक जगह पे ट्रैवल होती है। तो हम जब भी करेंसी का इस्तेमाल करें तो हमें यह भी प्रोटेक्शन रखना चाहिए कि करेंसी को पॉकेट में रखने के बाद थोड़ा हाथ सैनिटाइजर से पोंछ ले, और घर में भी आके करेंसी को एक जगह पे रख दे, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, बहुत ज्यादा वायरस और भी फैलेगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रिकॉशन है जो हमें लेनी चाहिए। मोबाइल फोन ऑल्सो इज कैरियर ऑफ कोरोना वायरस। तो मोबाइल फोन भी हमें क्या करना चाहिए, ज्यादातर जब हम बाहर जाए तो बार बार मोबाइल फोन को बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसके बाद जब हम घर पे भी आए तो थोड़ा सा सैनिटाइजर लेके उसकी बॉडी को साफ कर सकते हैं, ठीक है। जिसके वजह से क्या होगा, अगर वायरस इन केस टच भी हो गया तो वो वैसे डेड हो जाएगा और हम सेफ हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ प्रिकॉशनरी मेजर है जो हमें लेना है, और मैं विश करता हूं कि हम सब कोरोना के थर्ड वेव से भी अच्छी तरह से निपट लेंगे, और सबको अच्छी फैमिली के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए मैं विश करता हूं। सो स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी। बाय।